मम्मी ने पैंटी नहीं पहनी थी और उनकी चिकनी गुफा देखकर अंदाजा लगा कि 2-4 दिन पहले ही मम्मी ने अपनी बाल साफ की है। मारने से अच्छा है कि मम्मी के गुफा पर औजार रगड़कर डिस्चार्ज कर लूं। ऐसा सोचकर मैं मम्मी के बगल में लेट गया। मम्मी अपनी बाईं ओर करवट लेकर सोई थीं और मैं उनके पीछे। लोअर के अंदर टनटनाता हुआ औजार मैंने मम्मी के गुफा से सटा दिया। औजार को सेट करते हुए मम्मी के दोनों गुफा के बीच सेट करके हौले हौले से रगड़ने लगा। मैं जैसे जैसे औजार रगड़ रहा था मेरा जिस्म बेकाबू होता जा रहा था। तभी मम्मी के शरीर में हलचल हुई। शायद वो जाग गई थीं। मैं नींद का बहाना बनाते हुए सोने का नाटक करने लगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हमारे परिवार पर ईश्वर की बड़ी कृपा थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी एक दुर्घटना में पापा चल बसे। उसके बाद मेरी शादी हुई तो बीवी से झगड़ा हो गया। वो चली गई। मेरी पत्नी अनु काफी खूबसूरत थी, जिसको पाकर मैं खुद को भाग्यवान समझने लगा। मेरी दुल्हन अनु ने मुझे सुहागरात को जन्नत के दीदार करा दिए। शादी के 3 महीने तक मैंने अनु की जमकर ठुकाई की। तभी भाग्य ने एक बार फिर करवट ली और किसी मामूली सी बात पर मम्मी से झगड़ा करके अनु अपने मायके चली गई। मेरे समझाने पर मानना तो दूर, उसने तो तलाक की नोटिस भिजवा दी। मेरा दिन तो दुकान पर कट जाता था, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते ही अनु की याद आने लगती और मेरा औजार टंटनाने लगता। लगभग रोज ही मैं मारकर अपने औजार को शांत करने लगा। भाग्य ने एक बार फिर करवट ली। हुआ यूं कि इतवार का दिन था और दुकान बंद होने के कारण मैं घर पर था। सुबह के घर के काम निपटाकर लगभग 11 बजे मम्मी नहाने चली गईं और मैं टीवी देख रहा था। तभी मम्मी के फोन की घंटी बजी। मैं फोन उठाता उससे पहले ही घंटी बंद हो गई। मैंने देखा रेखा आंटी का फोन था। रेखा आंटी मम्मी की बचपन की दोस्त थीं और मुंबई में रहती थीं। रेखा आंटी की मिस्ड कॉल के साथ व्हाट्सएप पर उनके मैसेज भी दिखाई दिए तो मैंने व्हाट्सएप खोल दिया। व्हाट्सएप खोलते ही मेरी आंखें फटी रह गईं। रेखा आंटी मम्मी को ठुकाई क्लिप्स भेजती थीं और यह सिलसिला सालों से चल रहा था। ठुकाई के क्लिप्स देखकर मेरा औजार टनटनाने लगा। तभी मम्मी नहाकर आ गईं। अब मम्मी मुझे मम्मी नहीं बल्कि ठुकाई का सामान दिखने लगी। मैंने मम्मी को ठुकाई की नजर से देखा तो पाया कि 5 फुट 5 इंच कद, गोरा चिट्टा रंग, भरा बदन, मस्त संतरे, मोटे मोटे गुफा। ठुकाई के लिए और क्या चाहिए? मम्मी अपने कमरे में चली गईं और मैं ठुकाई का तान बाना बुनने लगा। मैं मम्मी के कमरे में पहुंचा तो मम्मी पेटीकोट, ब्लाउज पहने हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल संवार रही थीं। शीशे में दिख रही मम्मी की संतरे और साक्षात दिख रहे गुफा ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मन में आया कि यहीं बेड पर गिराकर खोद दूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। मैं थोड़ा सब्र से काम लेना चाहता था, इसलिए मैंने मम्मी को सिनेमा चलने के लिए राजी कर लिया। हम लोग दोपहर का खाना घर से खाकर निकले और रात को बाहर खाकर आएंगे, यह तय हो गया। अनिल कपूर श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया 2 दिन पहले ही रिलीज हुई थी। 2 टिकट लिए और हॉल में जा बैठे। शिफॉन की झीनी सी साड़ी पहने भीगी हुई कांटे नहीं कटते। ये दिन ये रात गाती श्रीदेवी को देखकर मैंने मम्मी से कहा, मॉम, श्रीदेवी भी आपकी तरह हॉट है। मम्मी ने चौंकते हुए गुस्से से कहा, मेरी तरह? मैंने हंसते हुए कहा, ओह सॉरी, आपसे कम। और हम दोनों हंस दिए। फिल्म खत्म होने के बाद हम रेस्तरां गए और खाना खाकर घर आ गए। कपड़े चेंज करके मम्मी सोने लगी तो मैंने कहा, मॉम, 2 कमरों में रात भर एसी चलता है, क्यों ना हम एक ही कमरे में सोया करें? मॉम ने कहा, सो सकते हैं, आइडिया बुरा नहीं है। मेरा बेडरूम बेहतर है, इसलिए उसमें दोनों लोग सो गए। मम्मी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई। मम्मी 2 बार पेशाब करने के लिए बाथरूम गईं और मैं बाथरूम में उनको पेशाब करने की कल्पना करके उनकी गुफा के बारे में सोचकर अपना औजार सहलाता रहा। 2 दिन ऐसे ही चला। तीसरे दिन आधी रात को मैं पेशाब करने के लिए उठा तो मम्मी गहरी नींद में सो रही थीं। कमरे में एक लाइट जलाकर सोना हम लोगों की आदत है। मैं जब पेशाब करके लौटा तो मम्मी का बदन निहारने लगा। गुलाबी रंग के गाउन में मम्मी का गदराया बदन मेरी आंखों में नशा भरने लगा। घुटनों तक उठे गाउन से बाहर दिखती मम्मी की गोरी गोरी टांगें देखकर उनकी जांघों और गुफा के बारे में सोचते सोचते मेरा औजार टनटना गया। एक बार मम्मी की जांघें ही देख लूं तो बाथरूम जाकर मार लूंगा। ऐसा सोचकर घुटनों के बल बैठकर मम्मी की गाउन उचकाकर अंदर झांका तो सन्न रह गया। मम्मी ने पैंटी नहीं पहनी थी और उनकी चिकनी गुफा देखकर अंदाजा लगा
कि 2-4 दिन पहले ही मम्मी ने अपनी बाल साफ की है। मारने से अच्छा है कि मम्मी के गुफा पर औजार रगड़कर डिस्चार्ज कर लूं। ऐसा सोचकर मैं मम्मी के बगल में लेट गया। मम्मी अपनी बाईं ओर करवट लेकर सोई थीं और मैं उनके पीछे। लोअर के अंदर टनटनाता हुआ औजार मैंने मम्मी के गुफा से सटा दिया। औजार को सेट करते हुए मम्मी के दोनों गुफा के बीच सेट करके हौले हौले से रगड़ने लगा। मैं जैसे जैसे औजार रगड़ रहा था, मेरा जिस्म बेकाबू होता जा रहा था। तभी मम्मी के शरीर में हलचल हुई। शायद वो जाग गई थीं। मैं नींद का बहाना बनाते हुए सोने का नाटक करने लगा। मम्मी उठीं और बाथरूम चली गईं। मुझे लगा कि वो पेशाब करने के लिए जगी होंगी। थोड़ी देर बाद मम्मी बाथरूम से निकलीं और कमरे की लाइट बंद करके बेड पर आ गईं। बाहर से स्ट्रीट लाइट की छनकर आती रोशनी में दिख रहा था कि मम्मी फिर से अपनी बाईं ओर करवट लेकर सो गई थीं। कुछ देर तक कोई हरकत नहीं हुई तो मुझे लगा कि मम्मी सो गई हैं। मैंने धीरे से अपना औजार मम्मी के गुफा से सटा दिया। क्योंकि लाइट ऑन ऑफ थी, इसलिए मैंने अपना औजार लोअर से बाहर निकाल लिया था। मुझे अब पहले की अपेक्षा बेहतर लग रहा था, क्योंकि पहले औजार और गुफा के बीच मेरा लोअर और मम्मी का गाउन था, और अब सिर्फ मम्मी का गाउन था, वो भी पतला सा। कुछ देर तक औजार को गुफा के बीच सटाए रखने के बाद मैंने सोचा, अगर मम्मी का गाउन ऊपर सरका दूं तो औजार सीधे गुफा के संपर्क में आ जाएगा। ऐसा करने के लिए मैंने मम्मी का गाउन धीरे धीरे उनकी कमर तक उठा दिया और अपना औजार मम्मी के गुफा से सटा दिया। ये मन भी कितना हरामी है, कहीं ठहरता नहीं। जब बिना कपड़ों के गुफा पर औजार रगड़ने लगा तो मन में आया कि मम्मी तो सो ही रही है, अगर औजार और गुफा की एक बार चुम्मी हो जाए तो मजा आ जाए। बस यही सोचकर मैं अपना औजार गुफा के बीच खिसकाते हुए गुफा तक पहुंचाने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे भाग्य ने पलटी मारी और मम्मी ने भी। करवट में सो रही मम्मी सीधी हो गईं, अपनी टांगें चौड़ी कर दीं और मेरा औजार अपनी मुट्ठी में पकड़कर मुझे अपने ऊपर आने का इशारा किया। मैं खट से मम्मी के ऊपर आ गया और अपना मूसल सा औजार मम्मी की गुफा में डाल दिया। मम्मी की गुफा भी काफी गीली हो चुकी थी और धक्का मुक्की में मैं भी जल्दी ही डिस्चार्ज हो गया। मेरे औजार से निकला पानी मम्मी की गुफा में भर गया था। मैंने अपना औजार मम्मी के गाउन से पोंछा और चुपचाप सो गया। सुबह देर से उठा, मम्मी रसोई में थीं। मैं नहाकर तैयार हुआ और नाश्ता करके दुकान चला गया। रात को घर लौटा, हाथ मुंह धोकर खाना खाया और चुपचाप टीवी देखने लगा। मम्मी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और मम्मी भी नजरें चुरा रही थी। जो होना था हो चुका था, अब क्या हो सकता था। कुछ देर तक टीवी देखने के बाद मैं बेडरूम में चला गया और सोने की कोशिश करने लगा। मम्मी रसोई समेट रही थीं। 11:30 बज चुके थे। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मम्मी मेरे बेडरूम में नहीं आई। रात के ठीक 12 बजे मम्मी ने मेरे मोबाइल पर कॉल की और पूछा, नींद नहीं आ रही है ना? आ जाओ मेरे बेडरूम में, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं उठा, मम्मी के बेडरूम में पहुंचा तो दंग रह गया। मम्मी का बेडरूम फूलों से सजा हुआ था। सुहाग की सेज पर मम्मी लाल साड़ी पहनकर बैठी थीं। मैंने मम्मी का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाया तो मेरी आंखें फटी रह गईं। पूरे मेकअप में मम्मी श्रीदेवी को मात कर रही थीं। मम्मी का हाथ अपने हाथों में लेकर उसको चूमते हुए मैं बोला, आई लव यू रेनू। मम्मी कुछ नहीं बोली। मैंने मम्मी का घूंघट हटाकर उनके माथे को चूमा और उनके होठों पर अपने होंठ रख दिए। मम्मी के होंठ दहक रहे थे। मम्मी को अपने आलिंगन में लेकर उनकी संतरे सहलाते हुए मैंने पूछा, मॉम, मैं आपको रेनू कहकर बुला सकता हूं? हाँ मेरे सोनू, मेरे राजा। इतना कहकर मम्मी मेरी बाहों में झूल गईं। मैंने मम्मी की साड़ी उतारी, फिर पेटीकोट और ब्लाउज उतारा। ब्लैक कलर की ब्रा और पैंटी में मम्मी और ज्यादा गोरी लग रही थी। अपनी टी शर्ट उतारकर बालों से भरी अपनी छाती से मम्मी को सटाकर मैंने अपना हाथ मम्मी की पैंटी पर रख दिया और पैंटी के ऊपर से मम्मी की गुफा सहलाते हुए मम्मी के होंठ पीने लगा। कुछ देर बाद मैंने मम्मी की ब्रा उतार दी और 20-22 साल के अंतराल के बाद आज फिर मम्मी की संतरे मेरे मुंह में आ गई। पैंटी पर हाथ फेरते फेरते मैंने मम्मी की पैंटी उतार दी। मम्मी ने आज ही अपनी गुफा शेव की थी। मम्मी की गुफा पर हाथ फेरते फेरते मैंने अपनी उंगली मम्मी की गुफा में डाली तो मम्मी नजाकत से चिहुक उठी। मैंने मम्मी की गुफा के होठों को खोलकर अपने होंठ उस पर रख दिए और अपनी जीभ मम्मी की गुफा में फेरने लगा। जीभ की चोंच बनाकर मम्मी की गुफा के अंदर डाला
तो मम्मी ने मेरा औजार अपनी मुट्ठी में दबोच लिया और फुर्ती से मेरा लोअर नीचे खिसका दिया। अब मैं मम्मी की गुफा पी रहा था और मम्मी मेरा औजार सहला रही थी। जब मेरा औजार टनटना कर मूसल जैसा हो गया और मम्मी की गुफा भी अच्छी तरह से गीली हो गई तो मैंने एक तकिया मम्मी के गुफा के नीचे रखा और मम्मी की टांगों के बीच आ गया। मम्मी की गुफा के लबों को खोलकर अपने औजार का सुपारा मम्मी के गुफा के मुखद्वार पर सेट करके मैं आगे की ओर झुका और मम्मी की दाहिनी संतरे अपने दोनों हाथों से पकड़कर पीने लगा। मम्मी ने गुफा उचकाकर जाहिर कर दिया कि वो अब खुदवाने के लिए बेताब हैं। अपनी मम्मी की संतरे पीते पीते मैंने अपना औजार मम्मी की गुफा में धकेला तो धीरे धीरे पूरा औजार मम्मी की गुफा में समा गया। मम्मी की गुफा कल की अपेक्षा आज टाइट लग रही थी। या तो आज मेरा औजार ज्यादा टनटनाया हुआ था या चगुफा के नीचे तकिया रखने से मम्मी की गुफा टाइट हो गई थी। मेरा औजार मम्मी की गुफा के अंदर था और मम्मी की संतरे मेरे मुंह के अंदर। मेरे बालों में उंगलियां चलाते हुए मम्मी बोली, सोनू, मेरे राजा, मेरी जान, मुझे रेनू कहकर बुलाओ। मैं तुम्हारी रेनू हूं। मुझसे अश्लील भाषा में बात करो, मुझे खो दो, मेरी गुफा की धज्जियां उड़ा दो, मेरी संतरे नोचो, काटो, मेरे साथ दरिंदगी करो। मैं बरसों की प्यासी हूं। तेरे पापा कुछ नहीं कर पाते थे। मैं बहुत तड़पी हूं। मुझे खोद, जमकर खोद। अपना औजार आधा बाहर निकालकर जोर से अंदर ठोंकते हुए मम्मी की दोनों संतरे अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए मैंने कहा, रेनू डार्लिंग, मेरी जान, मेरी गुलो गुलजार, मैं तुम्हें जमकर खोदूंगा। मेरा औजार जब अपनी रफ्तार पकड़ेगा तो तुम्हारी नाभि के भी परखच्चे उड़ा देगा। तुम मुझसे खुदवाने के लिए ही पैदा हुई हो और तुमने मुझे इसीलिए पैदा किया था कि मैं तुम्हारी गुफा की आग बुझा सकूं। लो जे लो, अब मेरे औजार की ठोकरें। इतना कहकर मैंने मम्मी की संतरे छोड़ दी। मम्मी की टांगें अपने कंधों पर रख लीं और अपना औजार मम्मी की गुफा में अंदर बाहर करना शुरू किया। 2-3 बार धीरे धीरे करने के बाद जब 2-3 शॉट जोर से मारे तो मम्मी चिल्ला पड़ी। मैंने हंसते हुए कहा, रेनू मैडम, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ठुकाई ऐसे ही होगी और रात भर होगी। राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से पड़े धक्कों से मम्मी हांफने लगी और हाथ जोड़कर रुकने का निवेदन किया। मैं रुका तो मम्मी ने अपनी टांगें मेरे कंधों से उतार लीं और अपनी सांस सामान्य करने लगी। मैंने मम्मी को पलटाकर घोड़ी बना दिया और उनके पीछे आकर गुफा का मुंह फैलाकर अपने औजार का सुपारा रख दिया। दोनों हाथों से मम्मी की कमर पकड़कर जोर का झटका मारा और पूरा औजार डाल दिया। पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार से शुरू हुई ठुकाई जब राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड तक पहुंची तो मेरा औजार अकड़ने लगा। मम्मी की टांगें दर्द करने लगी थीं। उनके बार बार कहने पर उनको सीधा करके पीठ के बल लिटा दिया। इस बार उनके गुफा के नीचे 2 तकिए रखे जिससे गुफा का मुंह आसमान की तरफ हो गया। औजार को मम्मी की गुफा में डालकर मैं मम्मी के ऊपर लेट गया और मम्मी की संतरे पकड़कर रेनू रेनू कहते हुए खोदने लगा। जब डिस्चार्ज का समय नजदीक आया तो मम्मी के होंठ अपने होंठों में दबाकर मैंने औजार की स्पीड बढ़ा दी। डिस्चार्ज होने के बाद भी कुछ देर तक मैं मम्मी के ऊपर ही लेटा रहा। जब मैं हटा तो मम्मी बोली, सोनू, तुम लौटा भरकर डिस्चार्ज करते हो। मेरी पूरी गुफा भर दी। उस रात मैंने मम्मी को 3 बार खोदा।